लोकेश बत्रा साहब हैं, वो ईवीएम के मामले में भी याचिका करता थे, उन्होंने एक आरटीआई डाली सेबी में, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स माधुरी बुरीबुच की ये आ गई थी कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो सेबी की गाइडलाइन से विपरीत हो। मैंने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, चाहे वो मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था या मेरी पास्ट की जॉब से रिलेटेड था, या मैंने अदानी के जो सुप्रीम कोर्ट में ने जब बनाई थी कमेटी कि जांच करने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, तो मैंने रिक्यूजल किया कि नहीं किया और कब किया, कैसे किया, ये सब बातें सभी को मैं बता चुकी हूँ। पर क्योंकि पब्लिक को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने जो है वो एक एप्लीकेशन डाली आरटीआई की। उसका जवाब ये आया कि सेबी ने खुद ही कह दिया कि हम इस पे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ना अपॉइंटमेंट पे दे सकते हैं, ना एसेट्स पे दे सकते हैं, और ना ही रिक्यूजल पे दे सकते हैं। तो भाई उनसे कहा गया कि भाई क्यों नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये जो इशू है ये हम सिर्फ डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क में उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जिनको इनकी रिक्वायरमेंट हो। अब आरटीआई का जो सेक्शन 81J ऑफ द आरटीआई ये कहता है कि इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी सामाजिक या सार्वजनिक पद पे बैठे किसी भी आदमी की दी जा सकती है, या तो संसद अगर मांगे तब दी जा सकती है, और जब लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई एमएलए मांगे या कोई मिनिस्टर मांगे तो दी जा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को दी जा सकती है। तो उसमें यह रूल है कि अगर मान लीजिए कि अगर इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को दी जा सकती है या स्टेट लेजिस्लेशन को दी जा सकती है तो इट कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी अदर पर्सन। तो कॉमोडोर लोकेश बत्रा अगर इसमें अफेक्टेड पार्टी नहीं भी हैं, पर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में आरटीआई अगर वो फाइल करते हैं, क्योंकि वो लिटिगेंट हैं ईवीएम पर भी, तो अगर वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो उनको इंफॉर्मेशन देने से सेबी को क्या आपत्ति है। दूसरी बात, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर सरकार का वित्तीय मामलों में गड़बड़ी पाई जाती है तो इसकी जांच सरकार खुद नहीं कर सकती और ना सरकार की कोई जांच एजेंसी कर सकती है। तो आप कहेंगे कैसे होगी, वो लोक लेखा समिति, पीएसी जिसको कहते हैं, पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी, वित्तीय गड़बड़ी की जांच वही कर सकते हैं, और उसमें प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों के नेता होते हैं। केसी वेणुगोपाल उसमें मेंबर हैं और राहुल गांधी भी अगर चाहें तो उस पीएसी में शामिल हो सकते हैं। अभी तो केसी वेणुगोपाल उसके मेंबर हैं, तो पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ के पीएसी में इसकी जांच कर सकते हैं। अब इसमें चाहे अजीत डोभाल का नाम हो, शौर्या डोभाल का नाम हो, किसी का भी नाम, ये जांच जो है वो संभव हो सकती है। सेबी ने अपनी ही रिलीज को कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि माधुरीपुरी बुच ने अपने आप को रिक्यूज किया था, नहीं किया था। जो इंफॉर्मेशन, ऑल्टरनेट इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये 22 मामलों पर, 25 मामले टोटल थे, उसमें 2 मामले छोड़कर 22 मामलों में मार्च तक जितनी भी प्रेजेंटेशंस दी गई हैं सेबी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, कमेटी जो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित मॉनिटरिंग कमेटी, उसमें माधुरीपुरी बुच भी शामिल थी। तो वो रिक्यूज कैसे कर सकती हैं अपने आप को, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है। और दूसरी बात, जो उनके हस्बैंड के कनेक्शन आ रहे हैं ब्लैकस्टोन के साथ, कि वो कंपनी में जो थे एडवाइजर थे, और ब्लैकस्टोन को रीट रेगुलेशन चेंजेस के लिए माधुरीपुरी बुच क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन थी। फिर तमाम मामले जो कांग्रेस पार्टी ने बताए, पवन खेड़ा के आपने देखी होंगी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आईसीआईसीआई से पैसा भी विड्रॉ कर रही थी, ई-सॉप्स भी मिल रहे थे उनको, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से भी पैसा मिल रहा था। जिस कंपनी से वो रेंट ले रही थी वो वॉकहार्ट से रिलेटेड है, और इनकी अपनी ही अगोरा एडवाइजरी जिसमें 99% स्टेक होल्डर है, उसने 3 करोड़ रुपए की रिटर्न फाइल की है। अब माधुरीपुरी बुच ये कहती हैं कि मेरी रिटर्न जो है इन्होंने इनकम टैक्स की निकाल ली तो ये अनऑथराइज है। चलिए मान लिया उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न से आपका डेटा निकाला, पर उससे क्या आपकी क्लैरिफिकेशन देने का दायित्व खत्म हो जाता है? आप जब सिंगापुर में थी, आपने यहां नौकरी छोड़ी नहीं थी आईसीआईसीआई में, आपने लीव ली थी, अनपेड लीव लेके आप सिंगापुर में आपने नौकरी भी ले ली। तो क्या आपने आईसीआईसीआई बैंक को डिस्क्लोज किया कि आप सिंगापुर में नौकरी कर रही हैं 2 साल? और वहां पे भी एक गोरा पार्टनर्स बनाया हुआ था जिसकी 99% पार्टनर थी, उसकी तो अभी रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है, तो उसमें भी पता नहीं किस किस कंपनी से पैसा लिया हो। फिर जहां देश की जनता को पटाखे खरीदने के लिए चाइना के मना किया जाता है, वहीं करोड़ों रुपए के आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सेबी में चेयरपर्सन होते हुए। तो चाइना से ऐसा क्या लिंक है आपका? और ये वही चेंगचुंग लिंग जो पार्टनर हैं अदानी साहब के, उन्हीं की स्विस बैंक में जो है अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। वो इनडायरेक्टली उन्हीं राउंड ट्रिपिंग कंपनीज के साथ जुड़े हुए तार हैं जिससे शेयर को बढ़ाया घटाया जाता है। तो
आप ये बताइए, जब इतने आरोप विपक्ष द्वारा और देश की सिविल सोसाइटी द्वारा ऑलरेडी माधुरी पुरी बुच पे लग चुके हैं, और उनकी लेटरल एंट्री, ये फर्स्ट प्राइवेट, ये ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये फर्स्ट प्राइवेट आदमी को आपने सेबी का पहले बोर्ड मेंबर बनाया और फिर चेयरपर्सन बनाया। ये फर्स्ट चेयरपर्सन है सेबी का लेटरल एंट्री द्वारा, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। तो मोदी जी का डायरेक्ट और अमित शाह जी का डायरेक्ट इसमें वो आता है, इंटरवेंशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड आदमी पे इतने करप्शन के आरोप हैं, और सेबी के ऑफिसर्स दबे दबे शब्दों में खुद ही कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को रिक्यूज नहीं किया था, और वहां के जूनियर ऑफिसर्स वहां पे बाहर आके कहते हैं कि यहाँ का टॉक्सिक माहौल है, गाली गलौज होती है सेबी के अंदर, हम लोग बैठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, और हशश अफेयर में उस खबर को जो है रोक दिया जाता है। तो फिर बताइए, फिर क्या सार रह गया इसका? एक आदमी को बचाने के लिए क्या आप पूरी रेगुलेटरी बॉडी को वो कर देंगे, दोषी ठहरा देंगे? तो ये बात आ जाती है कि इस सरकार में अदानी को बचाने के लिए किस हद तक सरकार जाती है, देश के लोकतंत्र को, देश की डेमोक्रेसी को, देश की इंडिपेंडेंट बॉडीज को, स्वामित्व वाली कंपनीज को, और देश में नागरिकों का जो हक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, या दूसरा कार्य देखना। सीएजी क्या कर रही है इसमें? सीएजी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की अदानी पर, क्योंकि जितना भी ये मामला घूम फिर के वहीं आता है। क्योंकि आप देखिए, माधुरी पुरी बुच पे पहला इल्जाम क्या लगा था? उन पे पहला इल्जाम ये लगा था कि वो और उनके हस्बैंड ने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, ठीक है? उस चाइल्डहुड फ्रेंड जो थे वो अदानी एंटरप्राइज के डायरेक्टर भी निकल आते हैं। अब आप समझिए कि वो इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में की जाती है, ग्लोबल डायनेमिक फंड्स में, वो पैसा डायरेक्टली अदानी के शेयर्स पे लगाया जाता है। उसमें विनोद अदानी का डायरेक्ट लिंक है, और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को कैश आउट करने के लिए माधुरी पुरी बुच की पर्सनल मेल जाती है। पहले तो वो दोनों इन्वेस्टमेंट जो थी वो दोनों के नाम थी, फिर उन्होंने चिट्ठी देके अपने हस्बैंड के नाम करवा दी, फिर खुद ही मेल लिख के कहती हैं कि ये पैसे को जो है उनके अकाउंट में डाल दिया जाए। इसका मतलब है कि वो पूरा उसको फॉलो अप कर रही थी। और जब वो चेयरपर्सन बनती हैं सेबी की, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करती। अगर डिस्क्लोज करती तो एससी द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी जो अदानी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे अपॉइंट की गई थी 17 जनवरी 2023 की, उस पर इनका नाम नहीं आता। ये प्रेजेंटेशन देने क्यों गई उसमें मॉनिटरिंग कमेटी की? इसका मतलब है कि इनका डायरेक्ट एक्सेस है। अदानी पे जांच चल रही है और अदानी के लोग ही जांच करवा रहे हैं और उसकी सफाई सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को दूसरी जांच नहीं बैठानी चाहिए इस पे? इसी चक्कर में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो आरटीआई फाइल कर रहे हैं, सेबी को इंफॉर्मेशन देने से मना कर रही है। इसका मतलब है कि जैसे किसान कहते थे एफसीआई के गोदामों पे ताला अदानी का लग जाएगा और आपको आटा 100 रुपए किलो मिलेगा, यही बात सेबी के दफ्तर पर भी ताला अदानी का लग चुका है।